नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग आज वाक्य को पूरा करने जा रहे हैं। और वाक्य में अब हमको जो समझना है वो आपको देखना है। हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य है जिसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्यों के आधार पर उसका निर्माण होता है। साथ में हम लोग आज देखने वाले हैं पदबंधों को। पदबंधों को भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है क्योंकि यहां से भी कई बार प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। जी। जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जल्दी से आप लोग आ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, कैमरा सही से सेट नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। क्यों, कैमरा में क्या दिक्कत हो रही है? कैमरा में क्या दिक्कत हो रही है, एक बार बताइए मुझे। कैमरा वाइड हो रहा है, एक मिनट रुकिए। नहीं, मेरे को तो ठीक लग रहा है यार, एक सेकंड में देखता हूँ। एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ऐसे मतलब बहुत चौड़ा दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुको, मैं फ़ोन करता हूँ। टेक्निकल जो सहायक है उन्हें फ़ोन करता हूँ, एक मिनट। डिस्प्ले पे सही से होने, एक मिनट रुक जाओ। एक सेकंड रुको दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों। देखना दोस्तों, अभी सही हो गया क्या? अब सही हो गया क्या, एक बार चेक करना। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब सही हो गया है, चलो ठीक है। उधर से थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत हो रही थी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। हम लोग वाक्य को पढ़ रहे हैं। किसको? वाक्य को। वाक्य को पढ़ रहे हैं, वाक्य को समझ रहे हैं। और वाक्य में अब हमको जो पढ़ना है, समझना है, वो हमको तीसरा भेद समझना है। हाँ, डन, ठीक है। तीसरा भेद हमको समझना है। तीसरे भेद के अंतर्गत हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य रह गया था। बट उसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम है उपवाक्य। जिसका नाम क्या है? उपवाक्य। जिसका नाम क्या है? उपवाक्य। ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना आप मिश्रित वाक्य जो हैं उनको नहीं समझ सकते हैं।
ये आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। दरअसल उपवाक्य क्या होता है, नाम देखो क्या चीज है। वाक्य आपने देखा, वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों का, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई थी। परंतु उपवाक्य यानी वाक्य से छोटा, है ना, वाक्य से छोटा। और वाक्य से छोटा क्या हो सकता है? यानी वाक्य, वाक्य के अंदर का ही हिस्सा, यानी वाक्य के ही हिस्से को उपवाक्य कहा जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का अंग, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। वाक्य का अंग आप इसको कह सकते हो कि वाक्य का अंग है। वाक्य का क्या है? अंग है, वाक्य का अंग है। या यहीं पर आप इसको और नाम लगा सकते हो और भी, कि वाक्य का टुकड़ा है, वाक्य का टुकड़ा है, वाक्य का टुकड़ा है। या आप इसको कह सकते हो कि भाई वाक्य का हिस्सा है। ये सब चीजें आप देख लीजिए, ये सब चीजें आप जान लीजिए। बट एक पॉइंट यहां पर हमारे दिमाग में बहुत आ जाएगा कि उपवाक्य मतलब वाक्य का हिस्सा। तो आप किसी भी हिस्से के बारे में बात कर सकते हो। क्या आप अगर एक ऐसे मान करके चलो कि ये यहां से लेकर के और यहां तक एक वाक्य है, मान लिया ये पूरा क्या है, मान लिया ये पूरा एक वाक्य है, ये क्या है, ये पूरा एक वाक्य है। तो आप का मन जहां से करेगा, मान लिया आप यहां से यहां तक के हिस्से को, या यहां से यहां तक के हिस्से को, या यहां से यहां, अगर हमको 4 जगह तोड़ दें तो क्या इन सबको उपवाक्य कहा जाएगा? क्या ये एक उपवाक्य माना जाएगा? क्या ये एक उपवाक्य माना जाएगा? या ये एक उपवाक्य माना जाएगा? या ये एक उपवाक्य माना जाएगा? क्या पहचान होगी कि वाक्य का कौन सा हिस्सा उपवाक्य है? या वाक्य को जितने भी हिस्सों में तोड़ दो तो जो टूटे हुए हिस्से हैं वो उपवाक्य कहलाएंगे। तो ऐसे आप किसी भी चीज को उपवाक्य नहीं कह सकते हो, ठीक है। वाक्य का हिस्सा, अंग, टुकड़ा जरूर है, परंतु विशेषता क्या है कि उस हिस्से में उद्देश्य और विधेय शामिल होते हैं। जैसे आप एक चीज नोटिस करो कि वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। वाक्य के 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आपका उद्देश्य होता है, विधेय होता है, ठीक है। ये मूल बात आपकी रहती है यहां पर। परंतु वाक्य का, अब वाक्य जरूरी थोड़ी है। अब वाक्य हमने 3 तरह के पढ़े, वाक्य हमने 3 तरह के पढ़े। पहला है हमारा सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ये बात हमने जान ली। उसके बाद आपने संयुक्त वाक्य पढ़ा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि भाई 2 या 2 से ज्यादा सरल वाक्य हो जाते हैं। यानी कि उसी सरल वाक्य, उसी वाक्य में आप देख लो, अगर आप संयुक्त वाक्य में जाओ, अगर ओवरऑल चेक करने की कोशिश करो तो अगर उसमें 2 सरल वाक्य भी हो जाएंगे तो उस पूरे के पूरे वाक्य में 2 उद्देश्य और 2 विधेय तो कम से कम हो जाएंगे। और अभी आश्रित जब हम जाएंगे मिश्र वाक्य में तो यहां पर भी एक कुछ ऐसी ही कंडीशन बनेगी कि यहां पर 2 उपवाक्य होंगे। और उपवाक्य का मतलब क्या है? 2 टुकड़े होंगे, 2 वाक्य के टुकड़े होंगे जिनके पास अपना अपना उद्देश्य और विधेय होगा, बट एक सेंटर होगा उस पूरे वाक्य का और दूसरा उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करो। वाक्य का अंग है, वाक्य का टुकड़ा है, वाक्य का हिस्सा है, पर यहां पर ध्यान रखना है, पर उपवाक्य के पास अपने, पर उपवाक्य के पास उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। उद्देश्य के पास, उपवाक्य के पास उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। क्योंकि आप अब ये नहीं कह सकते सरल वाक्य में तो उसका लॉजिक, उपवाक्यों का यूज सरल वाक्य में तो होता ही नहीं है, ना संयुक्त वाक्यों में होता है। इसका यूज ही हमको कहां देखने के लिए मिलेगा? हमको मिश्रित वाक्यों में ही देखने को मिलेगा। तो इनको आप इस तरह से नहीं कह सकते कि कोई भी टुकड़ा आपका उपवाक्य है। वो टुकड़ा उपवाक्य है जिसके पास उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उपवाक्य के भी 2 भेद होते हैं। मूलतः उपवाक्य के क्या होते हैं? आपके 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रधान उपवाक्य। पहला कौन सा होता है? पहला होता है प्रधान उपवाक्य, पहला होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका आश्रित उपवाक्य। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। हाँ
हाँ, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए दोस्त, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें चल रही हैं। अगर आपसे ये मिस हो गए, यही तो गड़बड़ है। अभी जो चीज पढ़ाई जा रही है, हाँ, उस पर आपका ध्यान नहीं है और अन्य चीजों पर आपका ध्यान है, तो इससे नुकसान होता है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करिए। तो प्रधान उपवाक्य किसको कहते हैं और आश्रित उपवाक्य किसको कहते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा जानने की जरूरत है। पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इनको बताएंगे। हालांकि प्रधान और आश्रित उपवाक्य ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जैसे आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कुछ भी एग्जाम्पल आप बता सकते हो। जैसे मैं यही लिखूं कि मैं जानता हूं कि वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है। मैं जानता हूं कि वह लड़का ईमानदार है। तो आप एक चीज देखने की कोशिश करो, यहां पर कौन सा उपवाक्य किस पर डिपेंड कर रहा है। आप देखो यहां पर, अब ये वाला हिस्सा है मैं जानता हूं, और एक हिस्सा है, ये पूरा का पूरा वाक्य है। ये पूरा का पूरा क्या है, इसको ऊपर लिख देते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, एक वाक्य है। ये पूरा का पूरा एक वाक्य है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ये पूरा का पूरा एक वाक्य है, और इस वाक्य में मैं जानता हूं कि वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है। अगर आप इन दोनों को देखने का प्रयास करो, तो मैं जानता हूं, तो मैं यहां पर क्या है, देखो मैं यहां पर क्या है, मैं यहां पर आपका उद्देश्य है। क्या है, मैं यहां पर आपका उद्देश्य है, ये आपके देखो। और जानता हूं, ये आपका यहां पर विधेय है। जानता हूं, ये आपका यहां पर विधेय है। तो ये एक हिस्सा ऐसा हुआ पूरे के पूरे वाक्य का जिसके पास अपना उद्देश्य और विधेय है। यानी कि उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य मैं जब तक समझाता रहूंगा जब तक बिल्कुल क्लेरिफाई ना कर दूं चीजों को। तो उपवाक्य क्या है, वाक्य का ही टुकड़ा है। अब देखो पूरे वाक्य का एक टुकड़ा ही तो है ये, परंतु इसके पास अपना उद्देश्य और विधेय होना भी जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी टुकड़ा, आप हूं कि वह, इसको अगर आप कहने लगोगे भाई हूं कि वह, इसको आप उपवाक्य कहने लगोगे, टुकड़ा ही तो है, बट नहीं। टुकड़े की परिभाषा, उपवाक्य की परिभाषा केवल और केवल इस बात पर तय नहीं होती है कि वह वाक्य का हिस्सा है। वाक्य का हिस्सा होना चाहिए, उसके पास उद्देश्य और विधेय भी होना चाहिए। और यहां पर देखो वह लड़का, तो यहां पर वह लड़का जो है ये उद्देश्य हो गया इस हिस्से का, और ईमानदार है ये आपका यहां पर विधेय हो गया। क्या हो गया, आपका विधेय हो गया। ये बात आपको जाननी है, यह बात आपको समझ लेनी है। तो एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर दो उपवाक्य हो गए। ये हो गया आपका ये हो गया एक उपवाक्य आपका, ठीक है, और एक उपवाक्य आपका ये हो गया, एक उपवाक्य आपका ये हो गया। तो अब इन दोनों उपवाक्यों को देखो, मैं जानता हूं, है ना, दमखम जिसमें ज्यादा है। मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, तो वह ईमानदार है यह मेरी जानकारी में है, यानी कि मैं जानता हूं, यह यहां पर वाक्य का केंद्र है। प्रधान उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है वाक्य का केंद्र, है ना, वाक्य का केंद्र होता है। मैं जानता हूं वाक्य का केंद्र होता है, वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधान उपवाक्य कहलाता है। और मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है, तो वह लड़का ईमानदार है यह मेरे जानने के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए यहां पर यह हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य किसको कहा जाता है, वह उपवाक्य जो, वह उपवाक्य जो, वह उपवाक्य जो, वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य पर, वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। वह उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको आश्रित उपवाक्य बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल सही बात है। हम्म हम्म हाँ
हाँ राम सिंह जी, बिल्कुल सही बात है। जब सरल और संयुक्त संयुक्त में उपवाक्य नहीं होता तो फिर इन्हें मिश्र वाक्य में क्यों बदल पाते हैं? क्योंकि रूप परिवर्तन करते हैं, उसी हिसाब से फॉर्मेटिंग चेंज होती है, उसी हिसाब से फॉर्मेट चेंज किया जाता है। आप जू का तू तो नहीं करते ना, आप भाषा कुछ बदलते हैं, आप रूप कुछ बदलते हैं, तभी तो कर पाते हैं। रूप नहीं बदलेंगे तब तक, और रूप बदलते ही डिपेंडेंसी आ जाएगी। रूप, ये सबसे बड़ी बात है, एक का डिपेंडेंट होना जरूरी है दूसरे पर। आश्रित मिश्र वाक्यों में एक का डिपेंडेंट होना जरूरी है दूसरे पर। ये आश्रित होएगा किस पर? प्रधान पर। आप जैसे ही फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे, जैसे ही उसके क्रम को चेंज करेंगे, जैसे ही कुछ शब्दों को चेंज करेंगे, तभी बदल पाएंगे, जस के तस नहीं बदल पाएंगे। ये बात ध्यान रखो। बोलो, बात समझ में आ गया? हाँ, मेरा मानना है कि पृथ्वी गोल है, बिल्कुल सही बात है। आपको उपवाक्य समझ में आ गया? उपवाक्य का मतलब होता है वाक्य का हिस्सा, टुकड़ा, अंग, जिसके पास उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य। प्रधान जो पूरे के पूरे वाक्य का सेंटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और दूसरा जो उस पर डिपेंडेंट होता है, उसको आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। हाँ हाँ, शांति, अभी दरअसल क्या है ना बेटा, आपके लिए थोड़ी सी चीजें इसलिए मुश्किल हो सकती हैं क्योंकि आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से देखते हुए आओ, पीछे से देखते हुए आओ। आपके पास पर्याप्त समय है अभी, आप शुरू से कोर्स को देखो। आपको मेरे साथ ट्यूनिंग बैठाने में 2 3 4 5 क्लास लग सकती हैं, और वाक्य अपने आप में ही एक मतलब क्रिटिकल टॉपिक है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट वह आसान हो जाएगा। आप पीछे से थोड़े टॉपिक देखिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया उपवाक्य का। अब हमको बस सीधे क्या काम करना है, वाक्य के तीसरे भेद की ओर बढ़ना है। वाक्य के तीसरे भेद की ओर बढ़ना है, मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। क्या है? मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। मिश्र या मिश्रित उपवाक्य, तो सीधे सीधे याद रखना है, मिश्र या मिश्रित उपवाक्य वह उपवाक्य, वह उपवाक्य नहीं, क्षमा चाहता हूं, वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, तीसरे वाला वाक्य था, तो इसमें लिखिए वह वाक्य वह वाक्य जिसका निर्माण, वह वाक्य जिसका निर्माण, वह वाक्य जिसका निर्माण, वह वाक्य जिसका निर्माण, वह वाक्य जिसका निर्माण प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के मिलने से होता है। मिलने से होता है, मिलने से होता है। प्रधान और आश्रित उपवाक्य के मिलने से जिस वाक्य का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अच्छा राम सिंह जी, कल भी परीक्षा थी आपकी? कोई बात नहीं प्रियंका जी, उसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा राम सिंह जी, बहुत बढ़िया। कैसी हुई फिर परीक्षा आपकी? अच्छी हुई? हम्म। ठीक है, इसको जाने, इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। हम्म। एक सेकंड दोस्तों, बताइए, यहां तक की स्थिति आपको स्पष्ट है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? हम्म। चलो ठीक है, अब इसकी ना मैं वो बनाता हूं, इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं। मिश्र वाक्य इक्वल टू प्रधान उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य, प्लस आश्रित उपवाक्य, बस ये ध्यान रख लेना है आपको। अगर आपको ये चीज याद रहेगी तो आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, मिश्र वाक्य इक्वल टू प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अच्छा 150 में से 146 कर पाए, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, सब अच्छा होएगा राम सिंह जी, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक ठीक है, तो इसके उदाहरण अगर आपको देखने हो, और भी उदाहरण अगर आप इसके चाहते हैं, तो इसके उदाहरणों में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं आप, इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं आप, और सरल परिभाषा कि वे वाक्य जिनका निर्माण, वे वाक्य जिनका निर्माण, वे वाक्य जिनका निर्माण एक से अधिक उपवाक्यों से, एक से अधिक उपवाक्यों के मिलने से होता है, उपवाक्यों के मिलने से होता है, उपवाक्यों के मिलने से होता है, एक से अधिक उपवाक्यों के मिलने से जिसका निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ये बात आपको जान लेनी है, यह बात आपको समझ लेनी है। चलो जैसे कुछ उदाहरण इसमें देखते हैं, जैसे कुछ उदाहरण में इसमें आपको करवाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हाँ मेरे को बताना राम सिंह जी, कोई बात नहीं, अभी इसके बाद जब राजस्थान एसआई का पेपर आप दोगे ना तब आप सब कर पाओगे, चिंता मत करो। अभी तुम प्रैक्टिस सेशन में भी सुनो, आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको जिनको मतलब पूरी तरह से कोर्स में करवाना संभव नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिस सेशन में जाते हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिस सेशन के साथ ही सिखाई जाती हैं। तो अभी जब आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ ना कुछ विशेष करूंगा, या तो सैटरडे संडे में कुछ विशेष करूंगा, बड़ा सा कुछ रखूंगा क्लास का, या कुछ ना विशेष जरूर करूंगा, जिससे आपकी तैयारी दिन दोगुनी रात चौगनी होगी, ये बात ध्यान रखना। जैसे एक उदाहरण यहां पर आप ले सकते हो, मैंने उससे कहा था, मैंने उससे कहा था कि तुम बलिया जाओ, कि तुम बलिया जाओ। एक बार मुझे बता सकते हो कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है और प्रधान उपवाक्य कौन सा है, एक बार बता सकते हो? सर अभी समय है तैयारी के लिए, बिल्कुल समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी अप्रैल में आपका पेपर है, कोई आज से भी तैयारी शुरू करे तो भी तैयारी कर सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, और अभी तो हम 4 चांद लगाएंगे तैयारी में। बताइए बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा प्रधान उपवाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य है, ये चीज समझा दीजिए। देखें, लिख के बताओ मुझे। हम्म हम्म बहुत बढ़िया अमित तिवारी जी, तुम बलिया जाओ आश्रित उपवाक्य, बहुत बढ़िया। देखो मैंने उससे कहा था, तो जहां पर जोर पड़ता है, और आप एक चीज का थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, एक 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 थोड़ी ट्रिक भी है कि की से जिसकी शुरुआत होती है ना, की से जिसकी शुरुआत हो वह आश्रित उपवाक्य होता है ज्यादातर। आश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। मैंने उससे कहा था, मैंने उससे कहा था, ये प्रधान उपवाक्य है आपका। ये मैंने उससे कहा था कि तुम बलिया जाओ, तो यहां पर देखो कि तुम बलिया जाओ, ये आपका आश्रित उपवाक्य है।
ये आपका आश्रित उपवाक्य है। और इस चीज को ध्यान रखना है, ये डिपेंड करता है इस पर कि मैंने उससे कहा था कि तुम बलिया जाओ। इस तरह से आप ध्यान रखें। हाँ, मैंने उससे कहा था, ये प्रधान उपवाक्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक दो एग्जाम्पल मैं इसके और देता हूं आपको, अच्छा लगेगा देख करके। आप भी एग्जाम्पल दो, एक दो एग्जाम्पल और भी आप भी दे सकते हो इसके, जिससे अपने आप को समझ में अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें ना हो। जैसे आप यहां पर देखो, जैसे उसमें देखो, वे फल कहाँ हैं, वे फल कहाँ हैं जिन्हें तुम लाए थे। वे फल कहाँ हैं जिन्हें तुम लाए थे। जैसे एक उदाहरण ये हो गया, जैसे एक उदाहरण हो जाएगा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत पतला था, जो बहुत पतला था। तो कुछ भी, मतलब कि वहां पर उपवाक्य होने चाहिए, जो बहुत पतला था। तो वे फल कहाँ हैं जिन्हें तुम लाए थे। तो ये आपका जिन्हें तुम लाए थे है ना, तुम लाए थे। अगर आप यहां पर बोलने लगो तुम लाए थे, तो एकदम से आप बोलोगे क्या क्या लाया था मैं, क्या लाया था। यानी आश्रित उपवाक्य के लिए बहुत जरूरी है कि उसके साथ में आपका प्रधान उपवाक्य रहे, क्योंकि उसी पर डिपेंडेंट होकर बोला जाएगा, नहीं तो अर्थ निकलने के चांसेस पर ना के बराबर हो जाते हैं। तो तुम लाए थे तो एकदम पूछा जाएगा भाई क्या लाए थे, किसकी बात हो रही है, तो भाई फलों की बात हो रही है। तो प्रधान उपवाक्य यहां पर क्या है, प्रधान उपवाक्य यहां पर आपका है क्या, वे फल कहां हैं जिन्हें तुम लाए थे। उसी तरह मैंने एक व्यक्ति को देखा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत पतला था, तो बहुत पतला था क्या था, तो ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ये आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य आपका यहां पर हो जाएगा। तो आश्रित उपवाक्य है क्या, जो बहुत पतला था और मैंने उस व्यक्ति को देखा, तो ये केंद्र हो गया, ये मूल बात हो गई। जैसे क्या लिख रहे हो, हाँ, उपवाक्य ही नहीं, मिश्रित वाक्य। अमित यहां पर देखो ना, ये पूरा ही तो मिश्रित वाक्य है, ये पूरा ही तो मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, क्या क्या परिभाषा बताई मैंने आपको, परिभाषा क्या बताई मैंने आपको, आप ध्यान से देखो कि वे वाक्य जिनका निर्माण एक से अधिक उपवाक्यों के मिलने से होता है। और मिश्र वाक्य इक्वल टू प्रधान वाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य हमेशा एक ही रहता है, आश्रित उपवाक्य एक या ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, बताओ क्लियर हो गया। अब पदबंध की ओर चलते हैं हम लोग, पदबंधों को समझना जरूरी है। हाँ, मैंने सोचा है कि तुम्हें इनवाइट करूं, बिल्कुल सही बात है। सचिन कुमार, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पापा मिठाई लाए जिसे बहन खा गई, बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंडेंसी देखनी है बस, जहां पर डिपेंडेंसी है वहीं पर मिश्रित उपवाक्य, वहीं पर या मिश्रित वाक्य आपका माना जाएगा। बोलो समझ में आ गई यहां तक की स्थिति। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम्म हम्म ठीक है, चलते हैं। अब चलते हैं पदबंधों पर, अब चलते हैं पदबंधों पर। एक बार मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया ना, मिश्रित वाक्य समझ में आ गए आपको, मिश्र वाक्य समझ में आ गए, पदबंध। हम्म पदबंध, एक बार थम्स अप करके बताओ। पदबंध के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल, ये तो समझाएंगे सब, धीरे धीरे सब समझाएंगे। ये बताओ, ये मिश्र वाक्य समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो।
आप सोचते होंगे मैं कैमरे की तरफ बहुत कम देखता हूं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन है कैमरे की, यहाँ नीचे इस पे कमेंट सेक्शन चलते हैं। बड़ी स्क्रीन में इसलिए नहीं चलाता, डिस्ट्रक्शन होती है बहुत ज्यादा, नहीं तो आपके कमेंट फिर वहां दिखाई दें, या फिर मैं आपको ऐसे देखता हुआ दिखाई दूंगा। ऐसे सामने देखने में अब या तो ऐसा होता कि बिल्कुल कैमरा और ये आमने सामने हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। पदबंध, देखो ध्यान से नाम सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है, पद और बंध, पद और बंध, ध्यान से समझना, पद और बंध, पद और बंध। पद क्या होता है? शब्दों को ही पद कहा जाता है, शब्दों को ही पद कहते हैं, शब्दों को ही पद कहते हैं। जब में वाक्य में प्रयोग हो, जब में वाक्य में प्रयोग हो, जब में वाक्य में प्रयोग हो, ये बात आपको पता है। बंध मतलब बंधना, एक साथ, बंध मतलब बंधना, एक साथ बंधना, एक साथ बंधना, ये सीधी सीधी बात है। मतलब जब बहुत सारे पद एक साथ आ जाते हैं, बंध जाते हैं, आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? अब मैं आपको मूल बात समझाता हूं, ध्यान से देखना। जब कई सारे पद, जब कई सारे पद एक साथ मिलकर एक पद की तरह व्यवहार करें, जब कई सारे पद एक साथ मिलकर एक पद की तरह व्यवहार करें, एक पद की तरह व्यवहार करें, यानी कि आपके एक से ज्यादा पद, अब देखो यहां पर पूरा का पूरा देखो, जब कई सारे पद एक साथ मिलकर एक पद की तरह व्यवहार करें, ये सारे के सारे अलग अलग पद हैं। मान लिया कि इनमें से ये चार पद एक जगह मिले और मतलब एक साथ रहें और सेंस एक की देवें, हो तो बहुत सारे पद, एक से ज्यादा पद हो में, पर एक की सेंस दें, एक शब्द की तरह से यूज होते हो, तो उसको पदबंध कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो, उदाहरण के तौर पर चीजें आपको समझ में ज्यादा बेहतर आएंगी, है ना। उदाहरण के तौर पर चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी कि अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ, के राजा दशरथ, है ना, बड़भागी थे, बड़भागी थे। तो अब आप एक चीज देखने का प्रयास करो, बड़भागी थे ये अलग बात है, दशरथ क्या हुए? दशरथ, दशरथ किसी का नाम है, एक राजा का नाम है, राम जी के पिताजी का नाम है। परंतु यहां पर आप एक चीज देखने का प्रयास करो, अयोध्या एक पद है, के एक पद है, राजा एक पद है, दशरथ एक पद है, परंतु ये संयुक्त रूप से एक संज्ञा पद की तरह से, एक संज्ञा की तरह से बिहेव कर रहा है। तो कैसे? दशरथ एक संज्ञा है, बट उसके साथ उनके विस्तार जो हो गया, उनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, है ना, अयोध्या के राजा दशरथ बड़भागी थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ, ये पूरे, ये एक से ज्यादा पद आपस में मिलकर एक पद की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा पद एक संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है ना, एक संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है, एक नाउन की तरह व्यवहार कर रहा है। तो एक पद को तो आप संज्ञा कह सकते हो, पर एक से ज्यादा पद हो और एक संज्ञा की तरह से व्यवहार करे तो उसको संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संज्ञा पदबंध। इसी तरह से एक से ज्यादा पद मिलकर एक विशेषण की तरह व्यवहार करे तो विशेषण पदबंध, एक से ज्यादा पद मिलकर के एक क्रिया की तरह व्यवहार करें तो एक क्रिया पदबंध। इसी तरह से आपके क्रिया विशेषण पदबंध, ऐसे ऐसे आपकी बात हो जाएगी। एक बात अब इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवाता हूं, पदबंध की परिभाषा, पदबंध की परिभाषा आप लिखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी पहले मुझे पूरा समझा लेने दो, उसके बाद देखना आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पदबंध की परिभाषा, पदबंध की परिभाषा, पदबंध की परिभाषा, पदबंध की परिभाषा, पदबंध की परिभाषा। तो पदबंध की परिभाषा में आपको क्या लिखना है? कई पदों से मिलकर, कई पदों से मिलकर
कई पदों से मिलकर, यह बात तो समझ में आई आपको? हाँ, टीकम मैंने अभी देखी नहीं है, वो मुझे, मैं देख नहीं पाया हूं, मैं भी उसको देख नहीं पाया हूं। ठीक है, तो कई पदों से मिलकर बने, कई पदों से मिलकर बने वाक्यांश, कई पदों से मिलकर बने हुए वाक्यांश जो एक पद की तरह व्यवहार करे, एक पद की तरह व्यवहार करे, एक पद की तरह व्यवहार करे, व्यवहार करता है, एक पद की तरह व्यवहार करता है, उसको पदबंध कहा जाता है। बोलो, समझ में आई बात कुछ? मतलब मूल बात समझ में आई ना? अभी अगर पूरी क्लैरिटी अभी तक नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, मूल बात समझ में आई। एक से ज्यादा पद आपस में रहेंगे और एक पद की तरह व्यवहार करेंगे तो उसको पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको पदबंध कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अब यहां पर आपसे एक चीज पूछी जाएगी कि भाई पदबंध के भेद कितने हैं? पदबंध के भेद तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब आपको याद रखना है पदबंध के 5 भेद होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। 5 तरह का पदबंध आपका होता है। सबसे पहले होता है आपका संज्ञा पदबंध। कौन सा होता है? संज्ञा पदबंध होता है। दूसरे पे आपका सर्वनाम पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका क्रिया पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है। चौथे नंबर पर आपका क्रिया पदबंध के बाद, क्रिया पदबंध के बाद आपका विशेषण पदबंध होता है, विशेषण पदबंध होता है। और 5वें नंबर पर आपका क्रिया विशेषण पदबंध होता है। क्रिया विशेषण पदबंध होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, पदबंध, ठीक है। पदबंध, पदों का बंधना, एक पद आपस में एक साथ बंध जाते हैं और एक पद की तरह से वो व्यवहार करते हैं। हाँ, नहीं, पदक्रम नहीं बोल सकते हैं इसको पदक्रम नहीं बोल सकते दोस्त, पदक्रम अलग चीज होती है। जैसे अब मैं एक एक करके उदाहरण देना शुरू करता हूं। अब संज्ञा पदबंध, ठीक है। अब बार बार इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर उदाहरण आपको दे सकता हूं। जैसे संज्ञा पदबंध के उदाहरण देखो। अब संज्ञा पदबंध यानी कि एक से ज्यादा पद मिलकर के एक संज्ञा की तरह व्यवहार करें, एक से ज्यादा पद मिलकर के एक सर्वनाम की तरह व्यवहार करें, एक से ज्यादा पद मिलकर के एक क्रिया की तरह से व्यवहार करें, एक से ज्यादा पद मिलकर के विशेषण की तरह, और इसी तरह से आपके क्रिया विशेषण की तरह। तो जैसे हम इनके ना उदाहरण देखते हैं अलग अलग, जिससे आपको और क्लियरिटी बढ़ेगी। संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में क्या आ जाएगा कि जब कई पद मिलकर, जब कई पद मिलकर एक संज्ञा की तरह व्यवहार करें, एक संज्ञा की तरह व्यवहार करें, एक संज्ञा की तरह व्यवहार करें, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, जैसे आप उदाहरण देखिए, राम ने लंका के राजा रावण को मारा, लंका के राजा रावण को मारा, लंका के राजा रावण को मारा, लंका के राजा रावण को मारा। तो आप यहां पर देखो, राम करता हुए, ठीक है, राम करता हुए, मारना क्रिया हुई, ठीक है, मरा कौन? रावण। बट आप इन चीजों को देखो, लंका के राजा रावण को मारा, तो आप यहां पर देखो लंका के राजा रावण, यहां पर रावण जो है वह एक संज्ञा है, आपको पता है। अब यहां कारकों के हिसाब से छोड़ दिया जाए तो अलग बात है, कर्म कारक है रावण, परंतु आप ये देखो यहां पर लंका के राजा रावण, ये पूरा का पूरा जो आपका
वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, ये एक पद की तरह से व्यवहार कर रहा है। ये कई सारे पद मिलकर के एक पद की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिसको संज्ञा पदबंध बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? संज्ञा पदबंध बोला जाएगा। इस तरह से आपके पदबंध मतलब पदों का आपस में बंधना, और बंध करके एक पद की तरह से, है ना। अब पद को मैं हटा देता हूं और सरल कर देता हूं, ठीक है। पदबंध, पद को ही शब्द कहा जाता है, ध्यान रखना। कई शब्द एक साथ आए और एक शब्द की तरह से व्यवहार करें तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम पदबंध बोलेंगे, क्योंकि पद और शब्द दोनों एक ही बात है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। बस पद तब कह दिया जाता है शब्द को जब वह वाक्य में प्रयोग हो रहा है, ठीक है, ये बात है। हाँ, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण में इसमें और देता हूं आपको, अच्छा लगेगा देख करके। एक उदाहरण में और देता हूं आपको इसमें। जैसे एक उदाहरण हमने दे दिया था यहां पर, ये वाला तो हो ही गया था हमारा, अयोध्या के राजा दशरथ, यही ले लो, ये तो आपने समझ ही लिया था। अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, के 4 पुत्र थे। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ। अच्छा, संज्ञा पदबंध की एक पहचान है कि पदबंध के आगे या पीछे कोई ना कोई संज्ञा शब्द होता है। हाँ, पहचान है कि ध्यान कर सकते हो आप, क्या कि पदबंध के आगे या पीछे, पदबंध के आगे या पीछे संज्ञा होगी, संज्ञा होगी। पदबंध के आगे या पीछे संज्ञा होगी। आप देखो यहां पर भी रावण पीछे संज्ञा है, दशरथ पीछे संज्ञा है, नाम है, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? संज्ञा पदबंध आपका कहलाएगा। रावण ने लंका के राजा रावण को मारा, अयोध्या के राजा दशरथ, तो अयोध्या के राजा दशरथ, लंका के राजा रावण या लंका का राजा रावण, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नहीं, कारक और पदबंध एक साथ नहीं पूछेगा दोस्त, इतनी टेंशन मत लो आप, ठीक है। बोलो यहां तक समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ। जी विकास गुज्जर भाई, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। पढ़ते रहो, चिंता मत करो, पेपर बहुत अच्छा होएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। आप में से जितने भी लोग गंभीरता से पढ़ रहे हो, आप सब दरोगा बनोगे, निश्चिंत रहो आप बिल्कुल। एक बार थम्स अप करके बताओ, डन, बहुत बढ़िया। मतलब क्लियर हो गया होगा आपको पदबंध क्या चीज होती है। अभी और देखो, और क्लियर हो जाएगा। अब देखो दूसरा है सर्वनाम पदबंध, और क्या है? सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध मतलब कि कई सारे पद मिलकर एक सर्वनाम की तरह से व्यवहार करें, बस बात खत्म। जब कई सारे पद मिलकर एक सर्वनाम की तरह व्यवहार करें, एक सर्वनाम की तरह व्यवहार करें, एक सर्वनाम की तरह व्यवहार करें। जब कई सारे पद मिलकर एक सर्वनाम की तरह से व्यवहार करते हैं, तब वहां पर आपका सर्वनाम पदबंध रहता है, ठीक है। तब वहां पर क्या रहता है? आपका सर्वनाम पदबंध आपका रहता है, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है, जैसे किसी ने लिखा जिंदगी का रोना, रोने वाले लोग, रोने वाले, जिंदगी का रोना, रोने वाले लोग की जगह तुम लिख लो, जिंदगी का रोना, रोने वाले तुम, जिंदगी का रोना, रोने वाले तुम आज हंस रहे हो, आहा हा, आज हंस रहे हो। जिंदगी का रोना, रोने वाले तुम आज हंस रहे हो। तो ये देखो यहां पर क्या है, पहचान क्या रहती है? मूलतः आपका जो भी चीज होएगी वो आगे या पीछे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अगर जो भी पदबंध होगा उसी में, जो संज्ञा पदबंध है तो आगे या पीछे, बिल्कुल एक्सट्रीम आगे या एक्सट्रीम पीछे,
एकदम वो चीज आपको देखने को मिल जाएगी। देखो तुम क्या है, तुम सर्वनाम है कि नहीं, तुम सर्वनाम है कि नहीं, तुम सर्वनाम होता है। और कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम सामने की वाले को बोल रहे हैं, सामने वाले को संबोधित कर रहे हैं। पर जिंदगी का रोना रोने वाले तुम, तो आप देखो यहां पर ये सारे के सारे पद मिलकर के एक सर्वनाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और जब एक से ज्यादा पद मिलकर के एक सर्वनाम की तरह से व्यवहार करें तो वहां पर क्या रहता है, वहां पर सर्वनाम पदबंध हो। जिंदगी का रोना रोने वाले तुम, ये आप एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें और देखिए, एक एग्जाम्पल इसमें और समझने का प्रयास करिए। मुझ अभागे को मत मारो, मुझ अभागे को मत मारो, ठीक है। और ये आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे, है ना। वो जो शुरू में और आखिरी में संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा, सब उससे एक तरह से क्या करेंगे, सब उससे दोस्ती सी करते हुए दिखाई देंगे आपको। जैसे आप देखो मैंने क्या बोला था, एक्सट्रीम शुरू में आ जाए या बाद में, मुझ अभागे को, तो उस सर्वनाम से जुड़ते हुए रहेंगे और उस सर्वनाम के साथ जो जुड़ेंगे वो सब एक उसी शब्द की तरह से व्यवहार करने लगेंगे। तो देखो मुझ अभागे को मत मारो, तो मुझ 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 मतलब यहां पर क्या आ गया, ये सर्वनाम है। मैं से मुझे बना, मैं से मुझे बना, ठीक है। ये आपके कारकों के हिसाब से रूप बदलते हैं इसके। तो मुझ अभागे को मत मारो, तो ये जो अभागे हैं, अभागे ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मुझ अभागे को मत मारो। यहां पर मुझ अभागे को, तो ये सर्वनाम पदबंध आपका यहां पर निर्मित हो गया है। क्या हो गया है, सर्वनाम पदबंध। ध्यान रखना है कि जिस भी पदबंध के बारे में पूछा जाए वो एक्सट्रीम शुरू में या एक्सट्रीम बाद में मिलेगा, और जितने भी पद होंगे वो उसकी तरफ ही इशारा करते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ठीक है, वो उसकी तरफ ही इशारा करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, प्लाटून कमांडर का एग्जाम हुआ, उसमें इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन आए। कौन से टॉपिक से अंकुश, कौन से टॉपिक से प्रश्न आए 15? पूरे वाक्य से या पदबंधों से? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको, एक बार बताओ मुझे, क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको? टाइम ओवर नहीं है। चलो तो फिर एक काम करते हैं, आपको एक एडिशनल चीज और करवा देंगे। रचना के आधार पर तो मैंने पढ़ा दिया आपको, कल एक काम करेंगे उसके आधार पर और पढ़ा देंगे। आज ही रखते हैं, फिर जल्दबाजी नहीं करते, एक एक्स्ट्रा क्लास और लगा लेंगे। अच्छा, पूरे वाक्य से जब इतना डिटेल में पूछ रहा है तो फिर आपको अर्थ के आधार पर जो 8 भेद थे उनको भी पढ़ा देंगे कल ही, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे कल, कोई दिक्कत तो नहीं, फायदा ही होगा उससे, नुकसान तो क्या होगा। अच्छा विकास, धन्ना जी की धरती से हो, टोंक से प्रणाम है आपको भी, धन्ना जी को भी, बहुत बढ़िया। अच्छा, डिम्पल चौधरी, अच्छा पेपर था, 150 में से 148 राइट है, बहुत बढ़िया। शब्द शुद्धि से 15, विराम चिन्ह से 14 क्वेश्चन, कमाल कर दिया भाई। कोई बात नहीं। देखो आपको आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको मैं एक बात बताता हूं, मैंने बहुत डिटेल में सारे के सारे टॉपिक करवा दिए हैं। यदि आपको, जैसे एक दो बच्चा बोल रहा था कि सर एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको और इंटेंसिटी से पढ़ाया जाना जरूरी था, बट वो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं हो पाए हैं। तो आप लोगों से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जब हम ना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे तो हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे, इंटेंस, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। अच्छा अर्जुन, मैंने आपके जैसे व्यक्ति देखे, हाँ बिल्कुल, चेहरे से तो बहुत तमाम लोग एक जैसे दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो कल अभी 4:15 मिलते हैं तत्सम तद्भव में। मेरे को पेपर भेजना आप एक बार, मैं देखूंगा। अच्छा डिम्पल, बहुत बढ़िया। हिंदी के कितने क्वेश्चन थे इसमें, हिंदी के कितने क्वेश्चन थे इसमें 150 में से?
150 में से हिंदी के कितने प्रश्न थे? अच्छा, नमस्ते राजस्थान से, बिल्कुल मेरे भाई अरुण। अच्छा ठीक है अर्जुन, कोई बात नहीं भाई। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। ताली बज रही है? ताली नहीं बज रही, छोटे बच्चे हैं ना, हमारी बहन आई हुई है, तो उनके बच्चे हैं, वो करते रहते हैं हलचल। अच्छा, पूरा ही पेपर हिंदी का था, वाह। 150 ही थे हिंदी के ही, चलो बहुत बढ़िया है। हाँ, इंसाफ। सर प्लीज बता दो कि मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य हो सकता है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, इनके रूप बदले जा सकते हैं, उनका फॉर्मेटिंग चेंज करके और चीजें बदल जा सकती हैं। शमशेर चौधरी, मैं वेस्टर्न यूपी से पढ़ा रहा हूँ आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ, उससे अगला जिला है मुजफ्फरनगर। हरिद्वार जाते हुए पड़ता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर वगैरह आपने सुना? अच्छा, 150 हिंदी के थे सेकंड पेपर में, अच्छा बहुत बढ़िया। तो चिंता मत करो, आप 100 में 100 करके आओगे इसमें, राजस्थान एसआई में। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। नहीं, अभी 4:15 बजे मिलेंगे, उसमें आना। बाय गाइस।